नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल एजे साइंस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। जैसा आप सभी को पता है, आर्मी अग्निवीर के फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं भरने, तो सभी बच्चे अपने फॉर्म फिल करें और अपनी तैयारी को रूटीन में लेके आएँ। तो हमारी एक सीरीज चली हुई है जिसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चले हुए हैं। तो आज नेक्स्ट क्लास रहेगी क्लास 4th। इसके अंदर भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। स्टार्टिंग में हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी केमिस्ट्री की एक क्लास और लगेगी, बस उसके अंदर सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फिर बायोलॉजी के क्वेश्चन करो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, संसार में सबसे ज्यादा यौगिक किस तत्व के हैं? विच एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन द वर्ल्ड? तो भाई संसार के अंदर सबसे ज्यादा यदि कंपाउंड हैं किसी के, तो वो किसके हैं? कार्बन के। सबसे ज्यादा कंपाउंड किसके हैं? कार्बन के। क्योंकि कार्बन के लगभग अकेले कार्बन के लगभग 5 लाख कंपाउंड हैं। 5 लाख कंपाउंड हैं। बाकी जो बच गए हमारे बाकी जो बच गए हमारे उन सब के लगभग 50,000 कंपाउंड है। तो अकेले कार्बन के कंपाउंड कितने हैं भाई? 5 लाख कंपाउंड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। कार्बन की परमाणु संख्या बताओ। टेल द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। टेल द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। तो भाई कार्बन जो होता है हमारा, कार्बन होता है 6 नंबर और यही इसकी एटॉमिक नंबर होती है। तो कार्बन का एटॉमिक मास यदि ये पूछता है तो मास क्या रहेगा? कार्बन का एटॉमिक मास, देखिए मास जो होता है, मास उसको ए से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। तो मास यदि इसका पूछता है तो 12 यूनिट रहेगा, 12 यूनिट। और यदि एटॉमिक नंबर पूछता है तो 1 रहेगा। तो एटॉमिक नंबर कार्बन का सॉरी 1 नहीं 6 है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना रहेगा भाई? 6। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा? 2 नंबर पे कौन होता है? 2 नंबर पे होता है हीलियम। और 4 नंबर किसका है भाई? 4 नंबर पे होता है बेरिलियम। बेरिलियम। और 8 नंबर पे कौन रहेगा? ऑक्सीजन। 8 नंबर पे कौन रहेगा? ऑक्सीजन। 6 नंबर पे हमारा कार्बन। कार्बन का ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयोग किया जाता है? विच आइसोटोप ऑफ कार्बन इज यूज्ड इन कार्बन डेटिंग? तो कार्बन डेटिंग के अंदर बताना है भाई कार्बन का कौन सा आइसोटोप यूज किया जाता है। तो इसके आइसोटोप क्या रहेंगे? देखो C612, C613, C614, इस तरीके से होते हैं। तो कार्बन डेटिंग के अंदर C14 का यूज किया जाता है। और ये यूज क्या किया जाता है, ये आगे क्वेश्चन आएगा, उसी के अंदर हम आपको बताएंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आता है, फोर्थ क्वेश्चन। कार्बन डेटिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज कार्बन डेटिंग यूज्ड फॉर? तो जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में, पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात करने में, वृक्षों की आयु ज्ञात करने में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कार्बन जो होता है, इससे जो भी जीवाश्म होते हैं, जो हमारे फोसिल्स होते हैं, फोसिल क्या होते हैं? जो भी जीव जंतु मर जाते हैं और जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं, वो डेड होने के बाद जो उनकी डेड बॉडी होती है, यदि वो कहीं पर दबी मिल जाए तो उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कितने साल या किस टाइम पर ये मरे थे भाई। तो इसमें क्या आएगा? जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है। और कार्बन डेटिंग में किसका यूज करते हैं? C4 आइसोटोप का यूज किया जाता है। तो जीवाश्मों की आयु टू डिटरमाइन द एज ऑफ फोसिल्स। पुरानी चट्टानें जो होती हैं, पुरानी चट्टानें, इसमें यूरेनियम की डेटिंग का यूज करते हैं। और वृक्षों की जो आयु होती है, वृक्षों की आयु ज्ञात करने में इसमें वार्षिक वलय का यूज करते हैं। वार्षिक वलय। वार्षिक वलय क्या होते हैं भाई? वार्षिक वलय होते हैं एनुअल रिंग। एनुअल रिंग, जैसे मान के चलिए ये कोई भी पेड़ है, तो पेड़ को जब काटते हैं तो देखते होगे इसका जो तना है, कोई पेड़ है, इसका जो तना होता है इसके अंदर ऐसे रिंग होते हैं, जो स्टेम होता है रिंग होते हैं। तो इन रिंगों की जो संख्या होती है, इन रिंग्स की जो संख्या होती है, वही हमारे वार्षिक वलय होते हैं। जितने रिंग होंगे पेड़ उतने ही साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कार्बन के कुल कितने यौगिक हैं? हाउ मेनी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर देयर इन टोटल? तो देखिए टोटल कार्बन के कितने कंपाउंड हैं, तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अकेले कार्बन के लगभग कितने कंपाउंड हैं? 5 लाख के आसपास।
तो देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा 5 लाख, बाकी सभी के 50,000 के लगभग होते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो प्लेटिनम, हीरा, ग्रेफाइट या इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर आएगा डायमंड। डायमंड नॉन मेटल, क्योंकि ये कार्बन का एलोट्रोप है, क्योंकि ये क्या है, कार्बन का एलोट्रोप, कार्बन का अपरूप होता है, और कार्बन क्या है, नॉन मेटल, तो हीरा भी क्या है, नॉन मेटल। यदि सबसे हार्ड मेटल पूछता है तो क्रोमियम आएगी, सबसे कठोर धातु, पिछले अग्निवीर के अंदर भी ये पूछा गया था। तो यदि वो नहीं हो ऑप्शन में तो प्लेटिनम पे हम जा सकते हैं। यदि धातु पूछे तो विच मेटल इज द हार्डेस्ट मेटल, तो आ जाएगा क्रोमियम, सेकंड नंबर पे प्लेटिनम। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा, दुनिया की सबसे कठोर चीज क्या होती है भाई, हीरा, डायमंड। और ग्रेफाइट क्या होती है, इट इज द ओनली नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यह एकमात्र ऐसी धातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। जो क्या होती है भाई, विद्युत की सुचालक होती है। चलिए नेक्स्ट आता है अगला क्वेश्चन, हीरा विद्युत का क्या है? देखो, डायमंड इज ब्लैंक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सुचालक है, कुचालक है, अर्धचालक है या अतिचालक है। तो हीरा क्या होता है विद्युत का? क्या हीरे के अंदर से बिजली जाती है, क्या करंट पास होता है? नहीं, तो क्या लिखेंगे, कुचालक, ये इंसुलेटर होता है। क्या होता है भाई, इंसुलेटर। ग्रेफाइट पूछता तो क्या लिखते हैं हम, ग्रेफाइट पूछता तो इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कार्बन के कुल कितने अपरूप होते हैं? अपरूप क्या होते हैं भाई? देखो, जिनकी भौतिक अवस्थाएं भिन्न हो सकती हों, चाहे कोई भी तत्व हो इसके अंदर, लेकिन उनके रासायनिक गुण एक समान हो, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट बाय विच इट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट बट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए, कार्बन जो होता है इसके 3 अपरूप होते हैं। एक होता है डायमंड, डायमंड क्या होता है, हीरा। एक होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, और एक होता है बकमिस्टर फुलरीन, फुलरीन। तो एक फुलरीन होता है, ग्रेफाइट होता है, एक डायमंड। डायमंड की जो शेप होती है वो वो होती है टेट्राहेड्रन, चतुष्फलकीय, और ग्रेफाइट की होती है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। इसकी तो ऐसे ये कनेक्टिविटी रहेगी, और इसकी होती है कनेक्टिविटी इस तरीके, हेक्सागोनल शेप। और फुलरीन जो होता है इसकी फुटबॉल की तरह शेप होती है, फुटबॉल, जैसे फुटबॉल होती है जो तुम फुटबॉल खेलते हो, सेम वैसी होती है। तो चलिए भाई, नेक्स्ट आता है 9th क्वेश्चन, कार्बन की संयोजकता बताओ। टेल द वैलेंसी ऑफ कार्बन, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? तो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो क्या आएगा, 2,4, क्या आएगा, 2,4, 2 और 4 आएगा, क्योंकि ये के शेल के अंदर आ गए और ये आ गए एल शेल के अंदर। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बाहर से कितने लेने पड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्बन कैसा आबंध बनाता है? कार्बन किस टाइप के बॉन्ड बनाता है? तो जैसे NaCl के बीच में हमने देखा था कि आयोनिक बॉन्ड बनते हैं, ऐसे ही कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है? तो कार्बन कैसे बॉन्ड बनाएगा, आयनिका बंध, सह संयोजिया बंध, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसी होती है भाई, साझेदारी की, साझेदारी की। इसके अंदर क्या होता है, शेयरिंग पेयरिंग, शेयरिंग पेयरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। अगला क्वेश्चन आता है भाई, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड? तो देखिए, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ज्यादा होता है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, जितनी ज्यादा होगी उतना डेंसर होता है मीडियम। तो इसके अंदर क्या रहेगा, 2.4, 2.4, इसका रहेगा 2.4 बाई 2.4। नेक्स्ट आता है, हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है? व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड? तो इसके अंदर आता है देखो 24.6 डिग्री, लेकिन मैक्सिमम बुक्स के अंदर क्या दे रखा है, 24 डिग्री। इसी पे टिक कर अगला आता है हमारा क्वेश्चन, ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? देखो, मैंने पहले बताया भी था आपको इसी वीडियो के अंदर। तो ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक, कंडक्टर। ग्रेफाइट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर। तो ये क्या रहेगा, कंडक्टर। ग्रेफाइट के अंदर से बिजली जाती है, और ग्रेफाइट का यूज किसके अंदर करते हैं, जो पेंसिल का सिक्का बनाते हैं, जो पेंसिल का लेड होता है, पेंसिल का सिक्का, उसके अंदर ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि ग्रेफाइट में लेड कितने प्रतिशत
है। तो लेड एक शीशा भी होता है और एक का मतलब सिक्का भी होता है। तो शीशा कितना होता है 0%। क्या लिखेंगे 0%। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रेफाइट का आकार कैसा होता है? आकार भी मैंने आपको बताया था, अभी डिस्कस किया था। त्रिभुजाकार बिल्कुल गलत। चतुष्फलकीय, तो ये क्या होता है टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल किसका होता है हीरे का, तो ये हीरा रहेगा। तो षटभुजाकार, यस, 6 साइडेड या हेक्सागोनल, इसको बोलेंगे हेक्सागोनल। हेक्सागोनल शेप होती है। हेक्सागोनल शेप कैसी होती है? इस तरीके से, ये हेक्सागोनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पेंसिल का सिक्का किससे बनता है? तो देखो पेंसिल के सिक्के के अंदर किसका यूज होता है भाई? शीशे का यूज होता है, बिल्कुल गलत है, नहीं होता। ग्रेफाइट का यूज होता है, हीरे का यूज होता। हीरा तो भाई कौन बनाएगा पेंसिल के, हीरा कौन डालेगा, बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है भाई। पेंसिल के अंदर क्या होता है? ग्रेफाइट। तो ये तो कट ही गया हमारा, डी भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा? ग्रेफाइट। क्या आएगा भाई? ग्रेफाइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कार्बन का नवीनतम अपरूप बताओ। टेल द लेटेस्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन या इनमें से कोई नहीं। तो लेटेस्ट एलोट्रोप कौन सा है? सबसे पुराना पूछता है तो कौन सा आएगा? यदि ये सबसे पुराना पूछता है, सबसे पुराना यदि ये पूछता है तो कौन सा आएगा भाई? सबसे ओल्ड, तो कौन सा रहेगा? हीरा। उसके बाद सेकंड नंबर पे पूछता है तो कौन सा रहेगा? ग्रेफाइट। और उसके बाद पूछता है तो फुलरिन। तो सबसे नया कौन सा हो गया भाई? सबसे नया हो गया फुलरिन। ये हमारा आंसर, ये आंसर हो। सबसे पुराना पूछे तो हीरा, सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? ग्रेफाइट। और फिर लास्ट में कौन सा आएगा भाई? सी, फुलरिन। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फुलरिन में कार्बन के कितने अणु होते हैं? हाउ मेनी कार्बन मोलिक्यूल्स आर देयर इन फुलरिन? तो फुलरिन के अंदर कार्बन के देखो, फुलरिन को किससे डिनोट करते हैं? फुलरिन को इसको करते हैं C60, मतलब कार्बन के 60 एटम इसके अंदर होते हैं। और वही इंटरलिंक होकर क्या बनाते हैं? एक फुटबॉल जैसी शेप बनाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा D60। अगला है मीथेन गैस का सूत्र बताइए। देखिए बिल्कुल आसान होता है। मीथेन गैस क्या होती है? CH4। ये एल्केन समूह से संबंध रखती है मीथेन गैस, CH4। तो CH4 भाई। NH3 किसका होता है? अमोनिया गैस का। और मीथेन का CH4 है। C2H2 एसिटिलीन गैस का होता है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का होता है। जब भी चोट लग जाती है, घाव होता है, तो उसके ऊपर क्या लगाते हैं? H2O2। ठीक है। और एसिटिलीन गैस, इसको गैस वेल्डिंग में भी यूज किया जाता है। ठीक है भाई, तो इन सभी को ध्यान से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन। अगला आता है, निम्न में से एल्केन समूह छांटिए। तो देखो एल्केन जो ग्रुप होते हैं यहाँ पर बेसिकली किसके ग्रुप का डिस्कस कर रहा है ये? तो किसका ग्रुप पूछा भाई इसने? हाइड्रोकार्बन का। और हाइड्रोकार्बन के अंदर सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। तो सेचुरेटेड जो होते हैं, सेचुरेटेड संतृप्त, इनके अंदर आता है एल्केन, एल्केन ग्रुप। और अनसेचुरेटेड जो होते हैं, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड के अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आता है भाई एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन जो होता है इसमें डबल बॉन्ड आएंगे, एल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड आएंगे, और एल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड आएगा। इसका बेसिक जनरल फार्मूला क्या रहेगा? CnH2n+2। और इसका रहेगा CnH2n। और इसका क्या रहेगा? CnH2n-2। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो भाई देखो निम्न में से एल्केन समूह छाटिए, तो C2H6, दुगुने से दो ज्यादा, दुगुने से दो ज्यादा छाटना है इसके अंदर। तो 2 दूनी 4 और 2 6, ये हो गया हमारा इथेन। मीथेन के बाद क्या आता है? इथेन। C2H2 तो नहीं आएगा क्योंकि ये इस फार्मूले में फिट नहीं बैठता। और ये डबल है, तो ये डबल है तो ये किस में चला जाएगा? इसके अंदर, नन ऑफ दिस इसमें है ही नहीं। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। और ये क्या होता है? इथेन। दिस इज द फार्मूला ऑफ इथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है इथेनॉल या एल्कोहल का सूत्र बताइए। टेल द फार्मूला ऑफ इथेनॉल और एल्कोहल। तो एल्कोहल होता है जिससे शराब बनती है। ठीक है ना भाई, सभी समस्याओं का एकमात्र हल एल्कोहल, ऐसा भी लोग बोलते हैं। चलिए देखिए भाई, इथेनॉल या एल्कोहल का सूत्र बताओ। तो इथेनॉल, इथ, इथ का मतलब क्या होता है भाई? इथ का मतलब होता है, इथ का मतलब होता है 2 कार्बन। कितने कार्बन होने चाहिए इसमें? 2 कार्बन।
तो C2H5OH ये होता है इथेनॉल का सूत्र। देखिए इसके अंदर कौन सा है, C2H5OH, ये रहा। ये मिथानॉल है मेरे भाई, ये मत पी लेना कभी गलती से भी, क्योंकि ये जहरीली शराब होती है, पॉइजनस वाइन होती है। इसके अंदर डाई भी मिलाई जाती है ब्लू कलर की, ये इंडस्ट्री वगैरह के अंदर, ताकि कोई गलती से ना पी ले, तो इसलिए इसका मिसयूज भी दिक्कत में आ जाएगा भाई थोड़ा सा भी। CH3COOH ये हमारा होता है इथानोइक एसिड या एसिटिक एसिड। H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड होता है भाई, ये कार्बोनिक एसिड है। और ये हमारा एसिटिक एसिड है, ये हमारा इथेनॉल है, या अल्कोहल का फार्मूला यही होता है। और ये हमारा मिथानॉल, या इसको पॉइजनस वाइन भी बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर के लिए जहरीली गैस कौन सी है? तो देखो हम जो गैस इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन है। हमें कौन सी गैस चाहिए भाई? हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और हम कौन सी गैस एक्सहेल करते हैं, बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं नाक के द्वारा? तो कौन सी गैस रहेगी? तो वो रहेगी CO2। तो यहाँ पर पूछा है इसने पॉइजनस गैस कौन सी है हमारे लिए, तो देखो हमारे लिए है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये बीड़ी सिगरेट के धुएं से और कोई भी अर्ध जली चीजें जो होती हैं जिनका कंप्लीट कंबशन नहीं होता, उनके अंदर जो होती हैं वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये नाइट्रस ऑक्साइड है, और ये नाइट्राइड है, और ये है CO2 भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, मार्स गैस किसे कहते हैं? व्हाट इज मार्स गैस? तो देखो मार्सी गैस, मार्सी का मतलब क्या होता है? मार्सी का मतलब क्या होता है? दलदली। और दलदली जगह में कौन सी गैस पाई जाती है भाई? तो मेन गैस पूछेगा तो कौन सी रहेगी? CH4 मीथेन गैस पाई जाती है। जब बिजली कड़कती है तो NO निकलती है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, और ये नाइट्राइड होती है, और ये CO2 जो होती है, CO2 धरती पर कितनी है CO2 एटमॉस्फेयर के अंदर? तो 0.04% अब है, लेकिन ओल्ड बुक्स के अनुसार कितनी है? 0.03%। ये बात याद रखनी। नेक्स्ट आता है अगला, आवर्त सारणी के निर्माण में सर्वप्रथम योगदान किसने दिया? तो देखो हु फर्स्ट कंट्रीब्यूटेड टू द क्रिएशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल? तो डोब्राइनर, न्यूलैंड, मेंडलीव, हेनरी मोजले। तो ये बताना है भाई। देखो आवर्त सारणी के निर्माण में सर्वप्रथम योगदान किसने दिया? तो आवर्त सारणी क्या होती है? जिसके अंदर हमने सभी अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है। हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने एलिमेंट्स है टोटल? तो हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं भाई? 118। तो सबसे पहले किसने ट्राई किया था? डोब्राइनर ने ट्राई किया था। उसके बाद फिर न्यूलैंड आया, फिर मेंडलीव आया, फिर हेनरी मोजले। तो आज की जो आवर्त सारणी हम पढ़ते हैं वो हेनरी मोजले ने बनाई है। और उससे पहले जो उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया? तो मेंडलीव ने दिया। तो इसके अंदर है डोब्राइनर, न्यूलैंड, मेंडलीव, हेनरी मोजले। तो ये आएगा मेंडलीव, वही इसी का योगदान था सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने आवर्त होते हैं? तो समूह देखिए, समूह क्या होते हैं? समूह होते हैं ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, और आवर्त होते हैं भाई तरीके से, ये आवर्त होते हैं। जो हॉरिजेंटल लाइन है ये पीरियड्स होते हैं, और जो अप टू डाउन ऊपर से नीचे की तरफ आती है लाइनें, ये समूह होते हैं। तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, आज की नहीं है, मेंडलीव की पूछ रहा है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर बताने हैं भाई कितने थे ये। तो समूह कितने थे उसके अंदर? 8 ग्रुप थे, और आवर्त कितने थे? 7 भाई। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द लॉ ऑफ ट्राइड्स? त्रिक नियम किसने दिया? तो त्रिक नियम दिया था डोब्राइनर ने। न्यूलैंड ने क्या दिया था? अष्टक नियम। और मेंडलीव और हेनरी मोजले, इनकी जो पीरियोडिक टेबल है ये अलग फार्मूले के ऊपर बेस्ड थी। जैसे मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो बढ़ती हुई परमाणु द्रव्यमान संख्या के ऊपर आधारित थी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर पर। और हेनरी मोजले वाली जो आज हम पढ़ते हैं ये है एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। तो डोब्राइनर ने जो दिया था वो त्रिकला दिया था। त्रिकला के अंदर क्या था? देखो इसके अंदर तीन तीन के क्या बनाए थे इसने? ग्रुप बनाए थे। और तीन के अंदर जो भी एलिमेंट है, जैसे लिथियम है, सोडियम है और पोटासियम है। तो देखो इसका जो एटॉमिक मास है और इसका एटॉमिक मास है, इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास निकाल लेंगे तो वो सोडियम के बराबर आना चाहिए, सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर। यही ला था वही। तो देखिए एक बार बता देता हूं मैं, जैसे लिथियम का कितना है? 7 यूनिट है। पोटासियम का कितना है? 39 यूनिट है। और सोडियम का कितना? सोडियम का 23 यूनिट है। तो देखो इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, तो 7 + 39, तो कितनी क्वांटिटी है? 2। तो देखो 46 अपॉन में 2, तो कितना आया भाई? 23 से भाग देने पे आया 23, और 23 इसी का है। तो क्या इसकी इक्वल है? यस। तो इसके इक्वल है, तो फिर क्या मानेंगे? ये लॉ ऑफ ट्राइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है,
आवर्त सारणी का अष्टक नियम किसने दिया? अष्टक नियम का मतलब क्या है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज बी रिजेंबल्स विद द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एट्थ एलिमेंट। जो रासायनिक गुण हैं पहले तत्व के, वह गुण अपने से आठवें तत्व के साथ मैच होते हैं, ये चीज होती। तो इसके अंदर देखिए आवर्त सारणी का अष्टक नियम किसने दिया? डोब्राइनर ने, न्यूलैंड ने, मेंडलीव ने और रदरफोर्ड ने। इसका आ जाएगा न्यूलैंड ने दिया भाई, न्यूलैंड ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, न्यूलैंड की आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व थे? तो न्यूलैंड ने जो आवर्त सारणी बनाई थी भाई, उसके अंदर कितने तत्व थे? 56 एलिमेंट थे। और इसने ये भी बोला था कि आने वाले टाइम में कोई भी इतने एलिमेंट डिस्कवर नहीं कर सकता, लेकिन ये गलत साबित हुआ, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं तो कितने हैं? 118। अगला क्वेश्चन आता है, न्यूलैंड की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? ऑन व्हाट वाज न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल बेस्ड? देखो भाई, परमाणु संख्या पर नहीं। परमाणु संख्या पर कौन सी रहेगी? आधुनिक आवर्त सारणी। परमाणु द्रव्यमान संख्या पर यस, बिल्कुल राइट। ऑन एटॉमिक मास नंबर। संगीत की धुन पर नहीं। ये किसकी थी भाई? ये थी न्यूलैंड की, तो ये भी नहीं आएगा। नन ऑफ दीज, ये भी नहीं आएगा, तो ये हमारा आंसर है परमाणु द्रव्यमान संख्या पर ऑन एटॉमिक मास नंबर। अगला क्वेश्चन आता है, किस वैज्ञानिक ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए कार्डों का प्रयोग किया? तो देखो कार्ड्स क्या होते हैं, विच साइंटिस्ट या नेम द साइंटिस्ट हु यूज्ड कार्ड्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो किस वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी के निर्माण के लिए, तत्वों के वर्गीकरण के लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए किसका यूज किया? कार्ड्स का। तो देखो ये किया भाई मेंडलीव ने। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी पीरियोडिक टेबल, उसमें 63 एलिमेंट है, ठीक है। और उसने कार्ड लिया, एक कार्ड लिया, यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन लिखा, सभी इसके गुण लिख दिए यहाँ पर प्रॉपर्टी। इस प्रकार से 63 कार्ड लिए और उनके जिसके भी गुण मैच हुए वो इकट्ठे रख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? हाउ मेनी एलिमेंट्स वर देयर इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? अभी मैंने बताया भी था आपको, 63 एलिमेंट्स। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? ऑन व्हाट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बेस्ड? बढ़ती हुई परमाणु संख्या पर, बढ़ती हुई परमाणु द्रव्यमान संख्या पर, संगीत की धुन पर। भाई ये क्वेश्चन दोबारा आ गया क्या? बढ़ती हुई परमाणु संख्या पर, बढ़ती हुई परमाणु द्रव्यमान संख्या पर। एक बार देख लेते हैं पिछला क्वेश्चन। क्या आवर्त? भाई ये न्यूलैंड की आवर्त सारणी है, सॉरी ये गलत हो गया था क्वेश्चन। तो न्यूलैंड की, मेंडलीव अलग है, न्यूलैंड अलग है। तो न्यूलैंड की आवर्त सारणी आएगी हमारा ये सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये नहीं आएंगे इसके अंदर। ये 28वां क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, ध्यान से सुनना, किसी ने भाई कर लिया हो तो ये गलत हो जाएगा। ये हमारा 28 जो क्वेश्चन है, न्यूलैंड की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो ये संगीत की धुन पर, ये म्यूजिकल ट्यून के ऊपर आधारित थी। और अब जो हमने पढ़ा ये है मेंडलीव की आवर्त सारणी मैंने बताई, ये बढ़ती हुई परमाणु द्रव्यमान संख्या पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन आता है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर कितने तत्व हैं? 118। जो अब हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर 118 तत्व शामिल है। आधुनिक आवर्त सारणी किस बात पर आधारित है? तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर, सॉरी, ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जो पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने उपधातु हैं? हाउ मेनी मेटालॉइड्स आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो कितने हैं भाई? 9867। तो कितने हैं? 7। नया कौन ऐड हुआ है? पोलोनियम, जो रेडियो एक्टिव है। तो बेसिकली 6 हैं, लेकिन रेडियो एक्टिव लेंगे तो पोलोनियम आ जाएगा, 7 है भाई। टोटल कितने हैं? 7। तो मेटालॉइड कौन से होते हैं? जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है, ये सभी क्या है? मेटालॉइड्स। नेक्स्ट आता है अगला, हेलोजन किस समूह से संबंध रखता है? टू विच ग्रुप डू हेलोजन बिलोंग्स? 10, 15, 17, 18। तो देखिए जो पीरियोडिक टेबल होती है वो इस तरीके से अरेंज की जाती है, और यहाँ पर 18 और 17, जो 17th ग्रुप होता है इसके अंदर सभी हेलोजन होते हैं, 18th के अंदर सभी नोबल गैसेज होती हैं। और ये किस ग्रुप के अंदर आते हैं? तो देखो ये एस ग्रुप है, ये पी ग्रुप है, ये डी ग्रुप है, और यहाँ पर एफ ग्रुप, ये पी ग्रुप के अंदर बिलोंग करते हैं। तो कौन सा आएगा? 17th ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
नोबल गैसों का संबंध किस समूह से है? टू विच ग्रुप डू नोबल गैसेस बिलोंग? तो देखिए नोबल गैस अभी बताया मैंने 18th ग्रुप से संबंध रखती है, 18वें समूह से। अगला क्वेश्चन आता है नोबल गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो संयोजकता क्या होती है? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नोबल गैसेज? तो देखिए नोबल गैसों की जो संयोजकता होती है वो हमेशा 0 रहती है, इसीलिए ये नॉन रिएक्टिव गैस होती है, ये कोई भी रिएक्शन नहीं करती है। तो ये 18th ग्रुप के अंदर जाती हैं सभी की सभी, और इनकी वैलेंसी सभी की कितनी रहेगी भाई? 0 0 0। नेक्स्ट, टेल्यूरियम क्या है? व्हाट इज टेल्यूरियम? धातु है, उपधातु है, अधातु, मेटल, मेटालॉइड या नॉन मेटल या नन ऑफ दीज? तो ये आएगा हमारा उपधातु। टेल्यूरियम क्या है? उपधातु। और टेल्यूरियम का सिंबल क्या होता है? टी, टेल्यूरियम। नेक्स्ट है, सबसे भारी गैस छांटिए, फाइंड द हेवीएस्ट गैस। हीलियम, नियोन, जिनोन और रेडोन। तो इन सब के अंदर कौन सी है? रेडोन गैस। इन सब के अंदर कौन सी है? रेडोन गैस। और ये सारी की सारी कैसी हैं? हीलियम, नियोन, जिनोन और रेडोन। ये सभी की सभी कैसी गैसें हैं? ये सभी की सभी नोबल गैस हैं भाई। हीलियम बलून के अंदर फिल की जाती है, गुब्बारों के अंदर, और पहले हवाई जहाज के टायरों में भी भरते थे। नियोन गैस कहाँ पर यूज करते हैं? ये ट्यूबलाइट के अंदर भरी जाती है। और जिनोन गैस को क्या बोलते हैं? ये स्ट्रेंजर गैस भी बोली जाती है। रेडोन गैस का यूज कैंसर के उपचार में भी करते हैं, और ये भारी गैस होती है। अगला आता है, सबसे छोटा नाभिक किस तत्व का है? तो देखो हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन। तो न्यूक्लियस का जिक्र कर रहा है ये, तो न्यूक्लियस सबसे छोटा किसका होता है भाई? हीलियम का। नेक्स्ट आएगा, सबसे पहला मानव निर्मित तत्व छांटिए। तो टेल्यूरियम, एक्टिनियम, टेक्नेटियम, फ्लोरीन। तो टेक्नेटियम, टेक्नेटियम कौन सा है भाई? टीसी, टीसी ये सिंबल है इसका। टेक्नेटियम होता है पहला मानव निर्मित एलिमेंट, मैन मेड भाई। हेलोजन समूह की संयोजकता कितनी होती है? तो देखो 0, -1, 2, 3, माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये 17th ग्रुप है और ये 18th ग्रुप है, तो भाई इनको ये लेती हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या है? ये नॉन मेटल्स हैं सभी। और सभी नॉन मेटल जो होते हैं जो इस ग्रुप के अंदर आएंगे 17th में, उनकी -1 वैलेंसी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु की त्रिज्या किस इकाई में मापी जाती है? इन विच यूनिट द रेडियस ऑफ एन एटम मेजर्ड? परमीमीटर में, नैनोमीटर में, डेकामीटर और पिकोमीटर। तो देखिए जो रेडियस होती है, मान के चलो ये क्या है? कोई भी एटम है और ये इसके अंदर न्यूक्लियस, और इसकी देखो रेडियस यदि मापेंगे तो ये किसके अंदर मापेंगे? पीएम। पीएम क्या होता है? पिकोमीटर। देखो फर्मीमीटर जो होता है इसमें 10⁻⁻15 मीटर होते हैं, नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होते हैं, डेकामीटर में भाई, डेकामीटर में -10 मीटर होते हैं, और पिकोमीटर के अंदर कितने होते हैं? 10⁻⁻12 मीटर। तो -12 मीटर क्या आएंगे? -12 मीटर ये होते हैं। चलिए ये देखो भाई, हमारे टोटल क्वेश्चन थे इसके अंदर 43। बाकी अगली क्लास में करवाएंगे, केमिस्ट्री को कंप्लीट करवा देंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, उसके बाद बायोलॉजी का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। और देखो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को, जो मैं इसके साइड वाले क्वेश्चन बताता हूँ, जो आसपास इसके नियर अबाउट या ऑप्शन के द्वारा बताता हूँ, वो भी ध्यान से सुन। आज की क्लास देखने के लिए सभी बच्चों का थैंक्स। जय हिंद।